हेलो डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। तो हम लोग इस चैनल पर आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ का और जीके का अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग जो आप लोगों का जो बाकी सेक्शन है, जैसे रीजनिंग का हो गया, हिंदी और इंग्लिश का हो गया, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो 6/3 को जो हुआ था 2024 को जो पहला शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका जीके और जीएस का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का प्रिपरेशन आप लोगों का होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब धीरे धीरे सीटें जो है कम होती जा रही है एसएससी जीडी में भी, तो इसलिए जो है अब कंपटीशन भी पहले से कहीं ज़्यादा होते जा रहा है। तो आप लोगों को एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना है और सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, और पीवाईक्यू का यहाँ पे डिस्कशन कराने का जो मेन पर्पस होता है कि आप लोगों को उसके बेसिस पे आप लोग आगे का जो एग्जाम होगा उसके लिए क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। चलिए आज हम लोग इस शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन था उसको देखते हैं कि जीके जीएस में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था पहला कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर आपको 91.3% देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊपर का जो 1 2 3 होता है जनरली वहां से क्वेश्चन पूछता है, या नीचे का जो सबसे नीचे में जो बॉटम पे जो 1 2 3 होता है वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे अधिक रहती है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए केरल का जो है, अगर हम लोग साक्षरता दर देखें केरल की, तो केरल का लगभग 93% के आसपास था जो सबसे अधिक था। उसके बाद दूसरे नंबर पे था किसका, लक्षद्वीप का था, लक्षद्वीप का था, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो था वो था मिजोरम का, ये मिजोरम। तो मिजोरम की जो साक्षरता दर था वह लगभग 91.33%, ये 91.33% देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, जिसका कि 91.33 है। अगर भारत की ओवरऑल ये साक्षरता दर की बात की जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना है, फिर हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में, देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। अगर आप लोग देशभक्तों के राजकुमार के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि महात्मा गांधी के द्वारा ये टर्म जो है यूज किया गया था। यह जो भक्तों के राजकुमार के बारे में बात की गई थी तो वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में अपनी जो है कुर्बानी दी थी। और आप लोगों को पता होगा कि जब अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया था तो किस तरह से उन्होंने देश छोड़ करके विदेश चले गए थे, जापान गए, जर्मनी गए, फिर सिंगापुर आए और वहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है और ये जो टर्म है देशभक्तों के राजकुमार ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो शिलालेख के लिए अगर प्रसिद्ध है या स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है तो वह एक बहुत ही प्रसिद्ध मौर्य सम्राट था जिसे हम लोग जो अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। तो अशोक महान के द्वारा जो है काफी सारे शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण किया गया था। बहुत सारे लिपि में उसकी निर्माण हुई थी और आप लोगों को पता होगा कि काफी सारे अभी भी इनके जो अभिलेख है, आप स्तंभ है जो कि हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। तो अशोक के द्वारा ही शिलालेखों और स्तंभों का जो है काफी संख्या में प्रयोग किया गया था, इसलिए ये अपने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है और अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति
2022 के अनुसार भूस्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम GOIT डैश प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस समय में ये करंट अफेयर्स में था, काफी चर्चा में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4, ये कर्मयोगी नाम के जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसी के द्वारा ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम लागू किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स में थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ भी पूछता है, थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह की चीजें आपको PIB जो गवर्नमेंट का साइट है PIB, वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि अमोंग मोंग पर्व क्या है? अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाए। देखिए नाम से भी लग रहा है ना थोड़ा सा, अगर हिंदी भाषी हम लोग का क्षेत्र की बात करें तो हिंदी भाषी में नाम थोड़ा सा सामान्य लगता है सुनने में, हम लोग थोड़ा सा यूज टू होते हैं, फेमिलियर होते हैं। लेकिन इस तरह के नाम से भी पता चल जाता है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को कभी कभी गेस भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको नागालैंड। तो नागालैंड में जो है अमोंग मोंग पर्व काफी ही फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि काफी सारे क्वेश्चन पर्व से, नृत्य से, SSC GD में खास करके काफी सारे क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो आप लोगों को नृत्य, जो भी क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद मार्शल आर्ट्स हो गया, या किसी राज्य का जो फेमस पर्व है उसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछता है। हम लोग आगे भी देखेंगे, पहले वाले सेट में भी देखे थे कि काफी सारा क्वेश्चन वहां से पूछा था। तो इसलिए आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, और जब भी आप लोग GK और GS का प्रिपरेशन करते हैं तो एक एनालिटिकल माइंडसेट के साथ कीजिए कि क्या चीज पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उस चीज को अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर की डैश में निहित होती है? किसमें निहित होती है? आप लोगों ने जो है पॉलिटी पढ़ा होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा होगा, तो आप लोग को एक अनुच्छेद देखने को मिला होगा, अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य का जो कार्यकारी शक्ति होता है यानी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वह राज्यपाल में निहित होता है। किसमें? राज्यपाल में निहित होता है। और राज्यपाल जो है मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करता है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। तो इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। और एक और अनुच्छेद है वह है 163, जिसमें कि मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। तो इसके सलाह पर जो है राज्यपाल क्या करता है? कार्य करता है। तो इसीलिए जो है राज्यपाल को ही राज्य का कार्यकारी जो है हेड माना जाता है। वो जो है क्या होते हैं? कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल में ही निहित होता है। तो आर्टिकल 154 में ये प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और उस समय करंट अफेयर्स में था, काफी चर्चा में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया यूके अचीवर्स नामक के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? महाराष्ट्र से किस लोक नृत्य का संबंध है? देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि नृत्य हो गया, कि क्लासिकल नृत्य हो गया, या जो आपका जो विभिन्न राज्य का जो संस्कृति है उससे कितना सारे क्वेश्चन जो है SSC GD पूछता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा इस एग्जाम में, उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको अलग अलग राज्यों में आपको सेवा करने का मौका मिले, तो इसलिए वहाँ का संस्कृति को जानना
वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की लोक प्रचलन है, उसको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए एसएससी जीडी का एक फोकस रहा है, बार-बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेझिम। लेझिम जो है ये महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है। मुनारी की अगर हम लोग बात करें तो मुनारी ये ओडिशा का है। कहाँ का है ये? ओडिशा का लोक नृत्य है। और हम लोग अगर पेनका की बात करें तो ये झारखंड का जो है लोक नृत्य है, लेकिन ये मार्शल लोक नृत्य है, वहाँ जहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग तरह का चीजें होती है। तो ये आपका हो गया झारखंड का। और अगर हम लोग छऊ की बात करें तो छऊ अगेन झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी फेमस है। ठीक है, छऊ ये इन 3 राज्यों में काफी फेमस है। पेनका आपको झारखंड में, ये मार्शल लोक नृत्य हो गया। और ये जो आपका मुनारी जो है ओडिशा में फेमस है। और लेजिम जो हो गया आपका, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक, जो कैपिटल का स्टॉक होता है, में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो तो हम लोग तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, यानी कि कैपिटल के जो स्टॉक होता है उसमें वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि पूंजी हानि। पूंजी हानि ये जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो रहा है। पूंजी लाभ बोल रहा है, लाभ कैसे होगा? जो हम लोगों का जो कंपनी का जो अगर अर्निंग ज्यादा है और उसका खर्च कम है, तब उसको जो है लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल वृद्धि की बात कर रही है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। एक संचय होता है, यानी एकोमुलेशन। संचय, एकोमुलेशन अगर इकोनॉमिक में देखिए, इकोनॉमी में देखिए तो इस तरह की टर्म आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो एक टर्म काफी फेमस होता है, वो होता है निवेश। अगर किसी कंपनी के पूंजी स्टॉक में वृद्धि होता है तो उसे निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निवेश हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? इस क्वेश्चन के बारे में हम सभी जानते हैं, काफी समय से ये पॉपुलर रहा था। अब इसको क्या क्या इसके जगह पर जो है अब नया एक कानून लाया गया है। आप लोग जानते होंगे कि वो विकसित भारत जी राम जी नाम का जो है, विकसित भारत जी राम जी नाम का जो है नया एक कानून लाया गया है। तो ये पहले जो था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाने जाते थे। इसको एमजी नरेगा भी कहा जाता था। क्या? एमजी नरेगा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जगह पे विकसित भारत जी राम इस नाम का जो है स्कीम लाया गया है। अब यहाँ पर जो पहले 100 दिन मिलता का रोजगार की गारंटी था, अब इस कानून में 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये कानून जो है संसद के द्वारा पास किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप लोगों से पूछे, तो अब इसको याद रखिएगा। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक मैच के दौरान मानव खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई गेसिंग वर्क नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 खिलाड़ी। एक साथ 9 खिलाड़ी जो है खेलता है। 9 खिलाड़ी दोनों साइड से रहता है, 9 9 करके। ठीक है, हालांकि टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होता है, लेकिन 9 खिलाड़ी ही खेलता है एक साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जिसको क्या होता है, जीरो केल्विन भी बोला जाता है, -0 केल्विन या -273। ठीक है, पॉइंट होता है यहाँ पे 15 पर पदार्थ के कण, यानी कि इतना परम शून्य ताप पे पदार्थ का कण किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से अपना जो है प्रॉपर्टीज को दिखाता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह होता है कि गति करना यह बंद कर देता है। अगर फ्रॉम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो पर पदार्थ के कण का जो टेम्परेचर पहुंचता है तो क्या होता है, वह गति करना बंद कर देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये अपने क्षेत्र में खास करके संगीत के क्षेत्र में काफी फेमस रहा होगा। हम लोग अक्सर इनके बारे में जानते हैं, इनके नाम को सुनते हैं। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर रहमान। हालांकि इसका ए आर रहमान बोला जाता है, ए आर रहमान, ए आर रहमान। तो इन्हें जो है मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोगों को पता है कि इसको अकादमिक अवार्ड भी मिल चुका है। उसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा इन्हें जो है और भी कई सारे अवार्ड दिया गया है। तो ये संगीत के क्षेत्र में काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी फेमस रहा है, इसीलिए इसको जो मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था। कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था। उस समय में जो है इनका देहांत हो गया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को अगर देखिएगा इसका वो ऑप्शन, तो आप लोगों को ऑप्शन होगा बीनो देवी, नहीं, ये था मदावूर वासुदेवन नायर। मदावूर वासुदेवन नायर जो है कथकली के लिए प्रसिद्ध था और इनका निधन हो गया था। और कथकली कहाँ का ये लोक नृत्य है, तो आप लोगों को पता होगा ये केरल का लोक नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती। तो ये करंट अफेयर्स का अगेन क्वेश्चन है। तो उस समय में ये जो सौराष्ट्र के द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीता गया था। और रणजी ट्रॉफी की अगर शुरुआत की बात की जाए तो वो 1934 में शुरू हुआ था। और अगर सबसे सफल टीम की बात की जाए तो वह है मुंबई, जो कि 40 से अधिक बार ये ट्रॉफी जीत चुका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं कि डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि एक नीति भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। उसमें क्या था कि जो हम लोग जो काफ़ी सारे वाहन जो बाहर से जो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके जगह पे हम लोग भारत में ही बनाए। तो उस नीति को क्या कहा गया है, उस नीति को कहा गया है आयात प्रत्यस्थापन। यानी कि आयात को प्रत्यस्थापित करके क्या करना है, यहाँ पर ही हम लोगों को वाहन बनाना है। और इसके लिए काफ़ी सारी अभी योजना भी चल रहा है, मेक इन इंडिया, एक तो जानते ही हैं कि काफ़ी फेमस योजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयात प्रत्यस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आय की असमानता को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। मतलब किस अनुच्छेद में किया गया है ये पूछ रहा है, या किस भाग में किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 में जो है ये प्रावधान किया गया है कि आय की असमानता को कम किया जाए। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। तो किसके आधार पर ये जो है करना था, तो इसका सही आंसर आपको जो हो जाएगा वह था जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये किया जाना था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना को जब भी आप लोग पढ़िएगा, इकोनॉमी को पढ़िएगा, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये करंट अफेयर्स में था उस समय में अगेन, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उद्देश्य था ये था कि बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना। आयुष्मान खुराना भारतीय एक्टर काफी फेमस है। ठीक है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि पूछा था आप लोगों का इस शिफ्ट में, तो वो था कि दीपिका पल्लिकल
क्या है और किस खेल से जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को पता होगा कि दीपिका पल्लिकल जो है स्क्वैश की खिलाड़ी रही है, तो ये काफी फेमस रहा स्क्वैश में, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था आप लोगों का 20 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से पूछा था आप लोगों की शिफ्ट में। तो इस तरह से आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो एनालाइज कीजिए, पुराने क्वेश्चन को देख के जाइए और उसके बेसिस पे जो है नया जो है क्वेश्चन को भी पढ़िए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले शिफ्ट अगले सेशन में, तो फिर कुछ और पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक इस चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।